हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगति एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फ्यूचर गोल्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके प्रीवियस ईयर जो भी एग्ज़ाम्स हुए सीटेट के उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाले सेक्शन में, जिसे हिंदी में बाल विकास भी कहा जाता है। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं या फिर आपको सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है और आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे आप इन क्वेश्चंस को ईज़िली सॉल्व कर सकते हो और करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। हर क्वेश्चन को हम कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा किस क्वेश्चन के लिए और क्यों करेक्ट होगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 10 क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपके साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, मोस्ट क्लासरूम्स इन इंडिया आर मल्टीलिंगुअल एंड नीड्स टू बी सीन एज डैश बाय द टीचर। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, उसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो बहुभाषी का मतलब क्या होता है? मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है कि एक क्लास में बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे एक साथ जब पढ़ाई करते हैं तो उसको एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम यानी कि बहुभाषीय कक्षा बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आपकी क्लास मल्टीलिंगुअल है तो उसको टीचर को किस तरह से देखना चाहिए? पहला ऑप्शन है अ बॉदर, यानी कि क्या ये एक परेशानी है टीचर के लिए? क्लास में बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं तो क्या टीचर के लिए एक बॉदर है या एक प्रॉब्लम है, समस्या है? थर्ड जो ऑप्शन है वो है अ रिसोर्स, क्या ये एक संसाधन है? एंड फोर्थ है एन ऑब्स्टिकल, क्या एक बाधा है? तो मल्टीलिंगुअल अगर क्लासरूम रहेगी तो बच्चों को एक दूसरे की भाषा को सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, और उससे क्या होगा? उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा, एक दूसरे के कल्चर को जानने का मौका मिलेगा, सोशल डेवलपमेंट उनका अच्छा होगा। तो जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम होता है वो एक रिसोर्स होता है, एक संसाधन की तरह टीचर को देखना चाहिए, ना कि एक प्रॉब्लम की तरह या कोई बाधा या ऑब्स्टिकल की तरह। ठीक है, तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 अ रिसोर्स। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है और सेम ऐसे ये क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अर्ली चाइल्डहुड इज़ डैश पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर पेपर में आ ही जाता है। ठीक है, चाहे वो आपका CDP वाला पार्ट हो या फिर जो पेडागोजी वाला पार्ट आता है लैंग्वेज के अंदर, उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। अगर इंग्लिश हिंदी जो भी आप 30 मार्क्स का आपका लैंग्वेज आता है उसमें भी ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि अर्ली चाइल्डहुड वो डैश पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। पहला ऑप्शन है, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, कौन सा है? पहला है कम महत्वपूर्ण है, अ नॉट सो सिग्निफिकेंट। दूसरा है एन अनइम्पॉर्टेंट, क्या ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, अमहत्वपूर्ण है। तीसरा है असेंसिटिव पीरियड है, अति संवेदनशील काल है ये। या फोर्थ है अन्यूट्रल, यानी कि निरपेक्ष है, मतलब कि बिल्कुल न्यूट्रल है, ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कम इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रल है। तो अर्ली चाइल्डहुड जो है वो पीरियड होता है सेंसिटिव लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, एक संवेदनशील काल होता है भाषा विकास के लिए। ठीक है, तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ अ सेंसिटिव। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अर्ली चाइल्डहुड सेंसिटिव पीरियड किस डेवलपमेंट के लिए, तो आप लैंग्वेज डेवलपमेंट बोल सकते हो, या फिर कौन सा सेंसिटिव पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अर्ली चाइल्डहुड होगा। तो क्वेश्चन सेम है, बस इसको अलग अलग तरह से पूछा जा चुका है आपके सीटेट एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थाट। प्री ऑपरेशनल थाट यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ठीक है, लिमिटेशन मतलब होता है एक तरह से एक रुकावट बोल सकते हो आप इसको।
तो जब हम प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं, थॉट की बात करते हैं, तो जीन पियाजे ने हमें 4 स्टेजेस दे रखी हैं, जिसमें सेंसरी मोटर होती है 0 से 2 साल तक, फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल आती है 2 से 7 साल तक, फिर उसके बाद आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है 11 से 15 साल तक। तो प्री ऑपरेशनल यानी कि 2 से 7 साल में ये सारे हमें ऑप्शन दे रखे कि बच्चा ये चीज़ें करता है, लेकिन इसमें से कौन सी एक बाधा नहीं है, एक रुकावट नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, आप इसको सीमा बोल सकते हो। ठीक है, तो पहला इरिवर्सिबिलिटी, बच्चा चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता। ठीक है, उसको अगर हिंदी में बोलें इसको, तो हिंदी में बात करें तो अनुत्क्रमणीयता बोलते हैं इसको, यानी कि बच्चा चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता, उल्टा नहीं कर पाता। कोई नंबर हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, उसको रिवर्स नहीं कर पाता, उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी होती है। तो ये तो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। दूसरा है टेंडेंसी टू कंसंट्रेट, बहुत अच्छा कंसंट्रेशन नहीं होता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति ज़्यादा नहीं होती, तो ये भी एक लिमिटेशन हो गई। ठीक है, थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, बच्चों में प्रतीकात्मक विचार का विकास होता है। तो सिंबॉलिक थॉट से डेवलप होने से बच्चे सिंबल्स के बारे में सोचना, सिंबल्स के थ्रू सीखना, चीज़ों को कनेक्ट करना, ये सारी चीज़ें उनमें डेवलप होती हैं। तो ये कोई लिमिटेशन नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बाधा नहीं कह सकते, लिमिटेशन नहीं कह सकते, ये एक अच्छा एक फीचर है इस स्टेज का। तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड होगा। हमसे पूछा गया कौन सी लिमिटेशन नहीं है, तो थर्ड वाली लिमिटेशन नहीं है। फोर्थ भी देख लेते हैं। फोर्थ है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म को हिंदी में बोलते हैं अहम केंद्रित, मतलब बच्चे को लगता है कि जो वो सोचता है, जो वो करता है, वही सही है। तो ये एक लिमिटेशन होती है ईगोसेंट्रिज्म की बात करें तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्थ देख लेते हैं द साउंड्स। टीएच को हम बोल सकते हैं थ हिंदी में, पीएच फ, सीएच च, ये सारी जो साउंड हैं, ध्वनियाँ हैं, ये क्या हैं? पहला है फोनिम्स हैं, फोनिम्स मतलब कि स्वर्णिम है। दूसरा है मॉर्फिम्स यानी कि रूपिम बोलते हैं जैसे हिंदी में। तीसरा है ग्राफिम्स हैं यानी कि लेखिम। और फोर्थ है लेक्शिम्स हैं, लेक्शिम्स मतलब कि शाब्दिम। तो जो ये साउंड्स होती हैं ना, टीएच, पीएच, सीएच, जिसे हम च, फ या थ कहते हैं, तो ये फोनिम्स होते हैं। ठीक है, स्वर्णिम जैसे जिसे हिंदी में बोला जाता है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट। ये जो सोशलाइजिंग एजेंट वाले क्वेश्चन है, प्राइमरी या सेकेंडरी, ये क्वेश्चन भी बहुत आज आते हैं एग्ज़ाम में, इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। तो मीडिया दे रखा है ऑप्शन में, सेकंड है फैमिली, परिवार, थर्ड है स्कूल यानी कि विद्यालय, और फोर्थ है गवर्नमेंट। तो बच्चे का जो समाजीकरण होता है वो उसके घर से शुरू होता है, उसकी फैमिली से शुरू होता है, पेरेंट्स से शुरू होता है। तो इसमें फैमिली अगर दे रखा है तो सबसे प्राइमरी जो सोशलाइजिंग एजेंट होता है, प्राथमिक समाजीकरण माध्यम होता है, वो फैमिली होती है। ठीक है, तो इसका फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, फैमिली, जिसे हिंदी में परिवार बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है इन अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, अगर हम प्रगतिशील शिक्षा की बात करें तो चिल्ड्रन आर सीन एज, बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है ब्लैंक स्लेट, क्या बच्चे एक खाली स्लेट की तरह होते हैं। दूसरा है मिनिएचर स्लेट्स, स्लेट्स नहीं होगा यहाँ पे, होगा यहाँ पे होगा आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे मिनिएचर एडल्ट्स होगा, ADULTS, मिनिएचर एडल्ट्स, और ये भी इमिटेटर्स है। ठीक है, तो बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। पहला है ब्लैंक स्लेट होते हैं, क्या बच्चे बिल्कुल खाली स्लेट की तरह होते हैं, मतलब कोरा कागज़ बोलते हैं जिसको, उनके पास कोई नॉलेज नहीं होती, आप उनको नॉलेज देते हो तब वो कुछ सीखते हैं। दूसरा है मिनिएचर एडल्ट, मिनिएचर मतलब होता है छोटा, और एडल्ट मतलब होता है वयस्क, छोटे वयस्कों के रूप में उनको माना जाता है। थर्ड है पैसिव इमिटेटर्स,
यानी कि निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में माना जाता है। या फोर्थ है एक्टिव एक्सप्लोरर होते हैं, सक्रिय अन्वेषक होते हैं। तो बच्चे ना तो ब्लैंक स्लेट होते हैं, ना मिनिएचर एडल्ट होते हैं। एडल्ट का एक छोटा वर्जन नहीं होता बच्चा। पैसिव इमिटेटर का मतलब होता है बच्चा खुद कुछ नहीं कर रहा, बस जो सामने वाला पर्सन है उसकी नकल करके वो सीख रहा है चीज़ों को। फोर्थ है एक्टिव एक्सप्लोरर, यानी कि बच्चे अपने ज्ञान को खुद एक्सप्लोर करके खुद ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, मतलब कि लर्निंग खुद करते हैं चीज़ों को एक्सप्लोर करके। तो बच्चा जो होता है वो एक एक्टिव एक्सप्लोरर होता है, यानी कि सक्रिय अन्वेषक होता है, जो अपने ज्ञान का खुद जो है उसको पाने की कोशिश करता है, खुद से एक्सप्लोर करता है और ज्ञान को प्राप्त करता है। ठीक है, तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डैश एक्सपीरियंसेस दैट अ चाइल्ड ब्रिंग विद हर। बच्चे क्या होते हैं जब स्कूल में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीख कर आते हैं, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही तो स्कूल नहीं चला जाता, कुछ टाइम तक वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। जब 3 साल का होता है बच्चा या 4 साल का, तब वो स्कूल जाने लगता है। ठीक है, तो एक एलिमेंट्री क्लासरूम में, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक या बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं लाती हैं, तो बच्चा को सीख क्या आता है पहले से भी, या फिर बच्चे को कोई एक्सपीरियंस होता है पहले से भी, तो बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं ना, तो उसको टीचर को कैसे लेना चाहिए क्लास में, किस तरह से उससे डील करना चाहिए। ठीक है, तो पहला है बिल्ड ऑन, यानी कि उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। जो भी बच्चे के एक्सपीरियंसेस हैं उसको क्लासरूम में शामिल करना चाहिए और फिर उसको संचय करना चाहिए। या दूसरा डिनाई करना चाहिए, अस्वीकार करना चाहिए कि जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, पहले जो आपने सीखा है वो सब कुछ यूज़लेस है। ठीक है, जो भी आप सीखोगे स्कूल में आकर ही सीखोगे, स्कूल के एक्सपीरियंसेस ही सबसे मैंडेटरी हैं। थर्ड है निगलेक्ट करना चाहिए, उपेक्षा करनी चाहिए। फोर्थ है इग्नोर, नेगलेक्ट और इग्नोर एक ही बात हो गई, ध्यान नहीं देना चाहिए। तो 7th जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा बिल्ड ऑन। जो भी बच्चे के एक्सपीरियंसेस हैं, प्रायर एक्सपीरियंस, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर हो या फिर उसकी लाइफ में उसने जो भी चीज़ें सीखी हों, एक्सपीरियंस की हो, अपनी फैमिली में सीखी हों, उसको टीचर को संचय करना चाहिए और उसे शामिल करना चाहिए, बिल्ड ऑन करना चाहिए एक्सपीरियंसेस को, जो बच्चे के प्रायर एक्सपीरियंस है, पहले के एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, जब तक बच्चा अपने घर पे था और जिस सोसाइटी में था उसके एक्सपीरियंसेस को। तो 7th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट। मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है, एकाधिक बुद्धिमानी का जो सिद्धांत है, यानी कि आप इसे जो हॉवर्ड गार्डनर ने जो दिया था ये थ्योरी, जिसे हम बहुबुद्धि सिद्धांत भी बोलते हैं, तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, पहला ऑप्शन गिवन है इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफ़ेक्टिव पेडागोजी। क्या प्रभावी अध्यापन के द्वारा, अच्छा अध्यापन करवा के बुद्धि बढ़ाई जा सकती है? क्या ये इस तरह की बातें करता है मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, इस बारे में बात करती है। दूसरा है इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सेलरेटेड, यानी कि बुद्धि तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है, क्या इस बारे में बात करता है। थर्ड है इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स, इंटेलिजेंस जो होती है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। या फोर्थ है पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं होते। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो कहती है कि इंटेलिजेंस एक तरह की या दो तरह की नहीं होती, कई तरह की होती है इंटेलिजेंस। ठीक है, बहुत सारे काइंड्स होते हैं इंटेलिजेंस के, इस बारे में बात करती है हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो 8th का जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स, इंटेलिजेंस जो होती है वो कई प्रकार की हो सकती है। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेप्ट। जब कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व किया जाता है तो इसमें ये सारे स्टेप्स होते हैं, इसके अलावा तो हमें बताने कौन सा स्टेप नहीं होता प्रॉब्लम सॉल्विंग में। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं।
किसको छोड़कर बाकी सारे समस्या समाधान की प्रक्रिया के स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं। तो पहला ऑप्शन है एंटिसिपेट आउटकम्स, परिणामों की आशा करना। आप बस कुछ नहीं कर रहे, परिणामों की आशा कर रहे हो, ठीक है, कि जो भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद जो भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो कुछ सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो आप बस उस सॉल्यूशन की, उस जो भी परिणाम है उसकी बस आशा कर रहे हो, ठीक है। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, समस्या को पहचानें। तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको उस प्रॉब्लम को पहचानना तो पड़ेगा ना कि प्रॉब्लम क्या है, तो ये तो एक स्टेप होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। दूसरा है ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। अगर आप किसी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सॉल्व करते हो तो वो समस्या जल्दी सॉल्व हो जाएगी और ईज़िली सॉल्व हो जाएगी, आसानी से आप सॉल्व कर लोगे और जल्दी कर लोगे, ठीक है। तो ये भी एक स्टेप होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। चौथा है एक्सप्लोर पॉसिबल स्ट्रेटजीज़, संभावित युक्तियों को खोजना। क्या क्या स्ट्रेटजी आप अपना सकते हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इन चीज़ों को आप देखोगे, ठीक है, इसकी खोजबीन करोगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आप अलग अलग चीज़ें देखोगे ना, क्या मैं ये इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ या इस तरह से कर सकता हूँ, इस तरह अगर मैं ये वाली स्ट्रेटजी अपनाऊँ तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप अलग अलग जो स्ट्रेटजी होती है या तरीके होते हैं, आप वो ढूंढने की कोशिश करते हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये भी एक स्टेप होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। जो स्टेप नहीं होता प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो होता है एंटिसिपेट आउटकम, सिर्फ परिणामों की आशा कर रहे हो आप कि ऐसा परिणाम आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोई स्टेप नहीं है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको खुद एक्टिवली उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 9th का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि हमसे नॉट पूछा हुआ है, मतलब कौन सा नहीं है। 10th क्वेश्चन है गिफ्टेड स्टूडेंट से रिलेटेड, बहुत क्वेश्चन आते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट से भी। तो पहला है कैन नॉट बी लर्निंग डिसेबल्ड, क्या एक जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है क्या वो अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकता, क्या उसमें कोई लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं हो सकती। दूसरा है नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरली प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, ऐसे सहयोग की उन्हें आवश्यकता होती है गिफ्टेड बच्चों को जो स्कूल से उन्हें नहीं मिलती, विद्यालय उन्हें उपलब्ध नहीं करा पाता। थर्ड है कैन मैनेज देयर स्टडीज़ विदाउट अ टीचर, वो अपनी शिक्षा को बिना अध्यापक के भी व्यवस्थित कर सकते हैं। फोर्थ है कैन बी गुड मॉडल्स फॉर अदर स्टूडेंट्स, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं अच्छे मॉडल, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाता जो स्कूल देता है, वो मतलब ऐसे सहयोग की उन्हें आवश्यकता होती है जो स्कूल उन्हें नहीं दे पाता, ठीक है। तो स्कूल जो सपोर्ट देता है वो एक जनरल सपोर्ट देता है, लेकिन गिफ्टेड स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो उन्हें स्कूल से नहीं मिल पाता। अगर उनको और एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले तो वो और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो वो करते ही हैं क्योंकि वो गिफ्टेड स्टूडेंट हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, लेकिन अगर उन्हें ऐसे बोल सकते हो कि किसी के अंदर बहुत टैलेंट है और उस टैलेंट को वो निखारने के लिए उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, मौका नहीं मिल पा रहा, तो टैलेंट को निखार नहीं पा रहा एक तरह से स्कूल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 10th का ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरली प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, यानी कि ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चंस थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर बार ही आपके एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका आ ही जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। एंड तब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।